एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। और आज हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि प्रतिपालनीय कृषि के पार्ट 2 पर हम डिस्कस करेंगे। आज आप देख रहे होंगे जनरली कि हमारे पास बोर्ड पे एक फॉर्मेट बना हुआ है और ये जो फॉर्मेट है इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारी जो फसल हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बीच में एक लाइन है और बेसिकली इसके थ्रू मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात करूंगा। जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है, इस टॉपिक का जो नाम है वो है मिश्रित फसल। क्या नाम है? मिश्रित फसल, या जिसको आप बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जनरली क्या है कि इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी जगह पे जिस तरीके से आप क्रॉप करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, उसी तरीके से किसी एक क्रॉप के साथ में हम किसी एक दूसरी क्रॉप को भी उसके साथ में ग्रोथ करवा रहे हैं। दैट इज नोन एज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। अब जनरली बात यह आती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए वो कोई भी एक रेनी सीजन है, वर्षा है, बारिश है, या बेसिकली पानी की कमी से कोई भी एक जो क्रॉप है वो प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो उस टाइम पर हमारे पास में जो सेकेंडरी जो क्रॉप है उससे हमको इनकम ऑफ सोर्स जो है वो अवेलेबल होता है। दूसरी बात यह आती है कि प्रीवियस टाइम पे बहुत ही पहले से ही इस मिक्स्ड क्रॉपिंग को एक हमने इंपॉर्टेंस दी है। हम किसी भी मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसी क्रॉप्स को लगाना पसंद करते हैं जिनका बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो, या मैं ये कह सकता हूं जनरली अगर मैं उनके हाइट के बेसिस पे लेता हूं तो दोनों की हाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, जिससे कि आप जज कर सकें कि ये वाली क्रॉप कौन सी है और बी जो क्रॉप है वो कौन सी है। तो मीन्स कहने का ये है कि इस क्रॉप को लगाने के यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए जो हमारा मेन पर्पस है वो केवल और केवल ये है कि अगर किसी भी वजह से हमको नुकसान होता है किसी भी एक क्रॉप में, तो सेकंड जो है वो हमको फुलफिलमेंट कर सके, या अगर दोनों ही एक अच्छी ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखती है तो वो हमारे लिए द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिखी हुई है और इस लिस्ट के अंदर आप देख रहे होंगे जैसा कि बहुत सारे नेम हैं। कुछ वर्ड्स में मैंने इंग्लिश वर्ड भी लिखे हुए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने उनके लिए नहीं लिखा है। जो एक बार आ रहा है उसी से आप समझ जाएंगे। मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है सोयाबीन और अरहर, जिसको हम पिग्योन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इन दोनों को लगाते हैं तो बेसिकली हमारे पास में उस एक फिक्स एरिया से हमको टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप, दो तरह की जो फसल है बहुत इजीली हमको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अपन मेज है, किडनी की बात करते हैं, उड़द, अरहर है, मूंग की बात करते हैं, मूंगफली है, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, ठीक है, वीट है, ग्रैम है, गेहूं है, सरसों है, आलू है, मक्का है, हल्दी है, अरहर है, मूंगफली, अरहर है, सौंफ और मिर्च है। जनरली जिसको हम हमारे जो स्पाइसेस है, मसालों में हम इसका यूज करते हैं। प्याज और मिर्च है, प्याज, भिंडी, प्याज, अजवाइन, गन्ना और उड़द। ठीक है। ये जो नेम्स है सारे के सारे इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे जो नेम्स हैं, इसमें आपको क्रॉप्स में ये जरूर देखना पड़ता है कि बेसिकली इनका जो ग्रोथिंग पर्पस है वो क्या है। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि मैंने एक क्रॉप लगाई और उस क्रॉप की हाइट भी सेम है, उस क्रॉप की ऑलमोस्ट जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर क्या होगा, आप खुद एक टाइम के बाद में इस चीज को डिस्टर्ब होंगे कि बेसिकली कौन सी क्रॉप जो थी वो हम सेपरेट कैसे करें, मतलब ए क्रॉप कौन सी और बी क्रॉप कौन सी है। तो कहीं ना कहीं पर आपको जो क्रॉप का जजमेंट करना पड़ेगा वो ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे कि उसकी हाइट डिफरेंशिएशंस हो, हाइट में, उसकी स्ट्रक्चर में, जिससे कि आप बहुत इजीली जज कर सके इस चीज को कि ये क्रॉप जो है वो कौन सी है। उसी तरीके से यहां पर भी लिस्ट दी हुई है, मैं नेम बोल देता हूं, जैसे कि गन्ना और भिंडी, गन्ना और मसूर जिसको लेंटिल भी बोलते हैं, गन्ना और अजवाइन, गन्ना और आलू, गन्ना और धनिया जिसको कोरिएंडर भी बोलते हैं, मक्का, आलू, मक्का, राजमा, राजमा को बीन्स कहते हैं, बाजरा प्लस मूंग, बाजरा प्लस अरहर, मक्का प्लस उड़द, जौ प्लस चना, जौ प्लस मटर और गेहूं प्लस मटर। ठीक है। वैसे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है, वैसे नेम मैंने इसमें लिखे हुए हैं जो मेन है, और बेसिक जो नेम है जैसे गेहूं सब जानते हैं उसको वीट बोलते हैं, तो मीन्स कहने का उनको आप गूगल भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, इतना वैसे आप बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बात यहां पर ये आती है, ये तो बात हो गई हमारे इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड की। अब बात आती है कि उधर क्या लिखा हुआ है।
क्रॉप रोटेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं फसल चक्र। देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पार्ट 2 जो हम बना रहे हैं इस टाइम पर, इसके अंदर हम उसका जो बाकी पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट बना दिया है इस वजह से क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बुक्स में भी नहीं है, ठीक है। और जनरली जब यहां से क्वेश्चन आता है तो हमारे पास में क्वेश्चन सीधा सीधा वो हमसे पूछता है एग्जाम्पल को लेके कि कोई भी आप 2 एग्जाम्पल बताइए क्रॉप रोटेशन के या बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग के इनके, तो आपको एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, क्रॉप रोटेशन क्या है? देखिए आपको पता है जनरली अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो 1 वर्षीय भी है, 2 वर्षीय भी है, 3 वर्षीय भी है, ठीक है, यानी कि मोनो, डाई और ट्राई। तो मीन्स कहने का यह है कि हम अगर एक ही जगह पर कॉन्टिन्यूअस एक ही तरह की क्रॉप लगाते रहते हैं तो उससे हमको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और नुकसान से मेरा मतलब यह है कि अगर आप वो एक तरह की क्रॉप लगा रहे हैं तो वहां पर जो सॉइल अवेलेबल है वो सॉइल भी कहीं ना कहीं पर अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, निकाल देती है। दूसरी बात ये, जब आप एक तरह की क्रॉप कॉन्टिन्यूअस लगा रहे हैं तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग एक अडेप्टेशन, एक अनुकूलन जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो डिजीज बननी चाहिए थी, बन रही थी, वो डिजीज वहां पर एक्टिवेट होकर उस प्लांट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी कंडीशन में हम बार बार एक साइकिल के थ्रू हम क्रॉप को चेंज करके हम जो है वहां पे फॉलो करते हैं। अब यहां पर भी हमको ये चीज ध्यान देने वाली है कि जनरली आपको पता है कि क्रॉप्स जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होता है रबी, एक होता है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है जायद क्रॉप्स। तो जनरली कहने का ये है कि हम अगर इस रोटेशन को फॉलो करें, मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिखे हुए हैं मिक्स लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। तो जनरली अगर हम इस रोटेशन को फॉलो करते हैं तो जो एक्चुअल में सॉइल को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी प्लांट की एक जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेपरेट सेपरेट होती है। जनरली आपके पास में जो एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे कि पैडी व्हीट है, धान गेहूं मूंग है, मक्का आलू सूरजमुखी है, मक्का तोरी एक वेजिटेबल में आता है, गेहूं है, धान मसूर है, दालें हैं, धान सरसों गन्ना है, धान गेहूं गन्ना है, सोयाबीन गेहूं, बाजरा जौ, ज्वार मसूर, ज्वार अरहर, ज्वार चना या मटर, धान मटर, धान जौ, मक्का प्लस राई, मक्का प्लस आलू, धान गेहूं या मूंग, बाजरा प्लस चना मटर या मसूर, धान प्लस आलू प्लस मूंग। तो मीन्स कहने का ये है कि कहीं ना कहीं पर हम इन चीजों के थ्रू ये जान रहे हैं कि अगर हम इनको चेंज कर करके करें, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए आप अपने इस क्रॉप रोटेशन में आपने पल्सेस यानी कि दालों को भी ऐड कर रखा है, दे आर बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी फैमिली, और अगर आप उसको ऐड करके चल रहे हैं तो 101% मैंने आपको कल पढ़ाया था कि बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो सॉइल के पास में जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होनी चाहिए वो उसके पास में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मतलब कहने का यह है कि अगर मान लीजिए किसी एक क्रॉप से अगर उसको वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है तो हम किसी दूसरी क्रॉप के थ्रू सॉइल को हम फुलफिलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में एक बेस्ट सॉइल होगी तो ही हम जो है आगे उसको करवा सकते हैं, यानी कि हम एक अच्छी जो क्रॉप है उसको ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे चांसेस में क्या होता है क्रॉप रोटेशन में कि अगर मान लीजिए कोई भी एक डिजीज डेवलप हो रही है प्लांट्स में, तो वो डिजीज उस प्लांट की स्पीशीज चेंज होने से कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाती है, क्योंकि लगातार एक मीडियम होने से जो वहां पर जो इंसेक्ट है, ठीक है, वो इंसेक्ट या पेस्ट जिसको बोलते हैं, वो वहां पर एक अडेप्टेशन ले आते हैं अपनी बॉडी में उस क्रॉप के लिए, और फिर वो क्रॉप जो होती है पूरे के पूरे जो खेत होता है हमारा जो फील्ड होता है, दे आर कंप्लीटली डैमेज। तो जनरली जो हमने आप डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किया है यहाँ पे हमने किसके बारे में, एक तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में और एक क्रॉप रोटेशन में, ठीक है, यहां तक बात। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स पर आपको अच्छे से पता है कि क्रॉप्स दे हैव अ हाई न्यूट्रिशन, उनके पास में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की क्वांटिटी अवेलेबल होती है, और इस वजह से एज अ पैरासाइट इंसेक्ट जो है, कीट जो है वो इन पर अटैक करते हैं, और इंसेक्ट जो इन पर अटैक करते हैं तो 101% इनमें क्रॉप्स का क्या हो जाता है, डैमेज। तो उस टाइम पर हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसको अपन बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड्स यानी कि पीड़कनाशी, ठीक है, किसके बारे में, बायोपेस्टिसाइड यानी कि पीड़कनाशी। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कौन,
बायोपेस्टिसाइड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में। जनरली बायोपेस्टिसाइड्स क्या है, अब आप बोर्ड पे समझे। देखिए कि जनरली अगर मैं बात करता हूं तो बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं इनको अपन बोलते हैं पीड़कनाशी। इनको अपन बोलते हैं क्या, पीड़कनाशी। और जनरली मैंने अभी आपसे जैसा कहा कि एक्चुअल में अगर आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं और उस क्रॉप के पास में रिच क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिशन अवेलेबल होती है तो उस पर जनरली अटैक कर देते हैं कुछ इंसेक्ट। कौन? कुछ जो इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। और अटैक करने की वजह से उनका मेन टारगेट होता है कि बेसिकली क्रॉप्स के पास जो न्यूट्रिशन है वो खुद ले सके। इसके अलावा कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और अटैक करने का बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो केवल होता है न्यूट्रिशन को लेना। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है अनवांटेड प्लांट्स, क्या है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार। और जनरली कुछ ऐसे प्लांट्स जो बेसिकली आपके उस फील्ड में बिना मतलब उग जाते हैं। यानी कि आपने लास्ट टाइम कोई और क्रॉप लगाई थी लेकिन उस टाइम पर कुछ सीड जो जर्मिनेट नहीं हो पाए, लेकिन जब आपने नेक्स्ट जो क्रॉप लगाई उसके अंदर वो हो गए, तो उस टाइम पर जो प्रीवियस क्रॉप के जो पार्ट है दे आर नोन एज द अनवांटेड प्लांट, क्योंकि उनका उस फील्ड में होने से किसी भी तरीके का हमको बेनिफिट नहीं है। और जनरली इन सभी को डैमेज करने के लिए, इन सभी के कंट्रोल के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, यानी कि पीड़कनाशी। क्या बोलते हैं हम उसको, बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स के थ्रू जो आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सर बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल, और बायो कंट्रोल के अंदर आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो अनवांटेड प्लांट्स हो। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है बहुत अच्छे से कि साइंस ने बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली है। कुछ ऐसे भी हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं जो एक्चुअल में एज अ फ्रेंडली वर्किंग करते हैं। यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आप किसी भी एक अदर जो है जो भी अदर आपके पास में जो इंसेक्टिसाइड है उसको आप डैमेज कर सकते हैं। और उसके अंदर आज के टाइम में जो नंबर 1 पे जो चल रहा है उसको अपन बोलते हैं बीटी। ठीक है, और बीटी जो है इसका नाम होता है बैसिलस थुरिंजियसिस। और बैसिलस थुरिंजियसिस जो है इसको हम एक फ्रेंडली बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? फ्रेंडली बैक्टीरिया। और बेसिकली इसके थ्रू या इसके बनने वाले जो क्रिस्टल प्रोटीन है उस क्रिस्टल प्रोटीन से हम किसी भी अदर जो इंसेक्ट है उसको डैमेज करने के लिए, उसके एग को डैमेज करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अभी जब आप आगे डिस्कशन करेंगे तो उसका एक सेपरेट लेसन आएगा जिसके अंदर हम इसके बारे में पूरा इसका जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है, कौन कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम वहां पे इसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एक्चुअल में किसी भी एक अदर को डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने इस बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करते हुए आपने डैमेज तो कर दिया, लेकिन क्या वो हमारे लिए अभी भी फायदेमंद है या प्रॉफिटेबल है? देखिए, कोई भी जो बायोपेस्टिसाइड्स है इनका सभी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, दे आर डेवलप इन द फैक्ट्रीज बाय द केमिकल कंपोनेंट्स। और ये केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं, रासायनिक तत्व, ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। या मैं केवल हमारी बॉडी की बात नहीं करूं कि अगर किसी भी एरिया में बायोपेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं तो, और अगर हम वहां पे उसके डिमेरिट जानना चाहें तो नंबर फर्स्ट, ये एनवायरमेंट को जब आप स्प्रेड करते हैं तो एनवायरमेंट को भी सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए उस एरिया में एक्सेस रेनिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, तो बेसिकली वहां पे आसपास का जो एरिया है वो वहां पर भी ये केमिकल कंपोनेंट्स पहुंच जाते हैं जिससे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नंबर थर्ड, बाय रेस्पिरेशन, जो कैंडिडेट है जो स्प्रे कर रहा है, जो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसके रेस्पिरेशन के थ्रू ये पार्टिकल्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज, वो डिजीज को डेवलप करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो है वो वहां पर हो सकते हैं।
समझ में आती है बात यहां तक। फोर्थ, अगर मान लीजिए आप इनका पूरा तरीके से प्रोडक्शन हो गया और उसके बाद आप एज अ फूड यूज कर रहे हैं, देन दे कॉजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इन द ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो। तो मींस कहने का ये है कि बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं पर जितने फायदेमंद है उससे कहीं ज्यादा हमारी बॉडी के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन आज के टाइम में कुछ हम ऐसी क्रॉप्स बना रहे हैं जिनके पास में नेचुरल एक पावर अवेलेबल होती है फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट द सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया बीटी बैसिलस थुरिंजियसिस, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट यानी कि उनके ट्रांसफर करके हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा मैकेनिज्म था ये बायोपेस्टिसाइड्स का। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। और अब इसके बाद से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन ओनली इन आरबीएससी, उनके नीट में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आरबीएससी सीबीएसई को लेके चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्योंकि वो कॉमन टॉपिक्स हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल उसको फोकस करके पढ़ते हुए चलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।